हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मेरा नाम वर्षा गौर है। मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूं और ये मेरी कुछ क्वालिफिकेशंस हैं। करंटली मैं पीएचडी स्कॉलर हूं जामिया मिलिया इस्लामिया में। और बिल्कुल सभी को हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। जेआरएफ अड्डा की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली की शुभकामनाएं। और साथ ही 20% ऑफ जो है इस दिवाली के शुभ अवसर पर आपको मिल रहा है, जहां हर तरफ डिस्काउंट का है ना जोर शोर चल रहा है। तो वहीं जेआरएफ अड्डा की टीम भी सभी स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंटेड ऑफर लेकर आई है। और ये 20% डिस्काउंट जो है आपका जो है हर टेस्ट सीरीज पर लागू होता है, हर कोर्स पे लागू होता है, चाहे वो कैप्सूल कोर्स ही क्यों ना हो। तो बिल्कुल आपको 20% डिस्काउंट बाय अप्लाइंग D20 कोड जो है मिलता है। और साथ ही अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली 10 से लेकर 14 नवंबर तक आपको ये कोर्स जो है मिल रहा है। ठीक है, सभी जेआरएफ अड्डा के जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी आपके टेस्ट सीरीज हैं, सभी पर। और बिल्कुल 10 जो है मॉक टेस्ट यानी कि टेस्ट सीरीज जेआरएफ अड्डा की तरफ से आपको मिल रही है। पेपर 2 के लिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 799, इस पर भी डिस्काउंटेड ऑफर है ही, जहां तक मेरा आइडिया है। ठीक है, और D20 अप्लाई करेंगे तो शायद कुछ और डिस्काउंटेड ऑफर मिल जाए, इसको भी आप देख सकते हैं। साथ ही आपको हेल्पलाइन नंबर है, आप वो भी चेक कर सकते हैं कि क्या क्या आपको ऑफर्स मिल रहे हैं, क्या क्या आपको जेआरएफ अड्डा फैसिलिटेट कर रहा है। इसी के साथ 31 पेपर 1 के मॉक टेस्ट हैं, आपको टेस्ट सीरीज के अंदर उपलब्ध होंगे। जो अगर आपको पेपर 1 और पेपर 2 की कंबाइंड टेस्ट सीरीज चाहिए तो आपको ये पड़ेगा 1499 में। देखिए, सिंपल सी बात है, एग्जाम का माहौल है। ठीक है, और कुछ 15-20 दिन पड़े आपके एग्जाम्स के लिए। 6 दिसंबर से एग्जाम साइकिल शुरू है। तो ये हाई टाइम है कि आप अपनी एप्लीकेबिलिटी पे काम करें, आप अपने टाइम मैनेजमेंट पे काम करें। जो जेआरएफ अड्डा आपको जो है रियल टाइम इंटरफेरेंस प्रोवाइड कर रहा है टेस्ट सीरीज के अंदर, तो ये सबसे बड़ी चीज है होती है आपके लिए। और इसी के साथ लेटेस्ट पैटर्न पर आप काम करें, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, बिल्कुल इसको अप्लाई करिए। ठीक है, साथ ही आपको जो है हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइडेड है, आपकी जो भी क्वेरी है आप इस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ सभी जो जितनी भी टेस्ट सीरीज है पेपर 2 की, उस उन सभी पर आपको ऑफर अवेलेबल है। और आप लोग टेस्ट सीरीज ऑप्ट कर सकते हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स जेआरएफ अड्डा होल्ड कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है, जिसमें एजुकेशन, होम साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे सब्जेक्ट हैं। इसी के साथ कैप्सूल कोर्स लाइव है उन चारों सब्जेक्ट्स का, जो कि काफी स्ट्रगल भी करते हैं और पॉपुलर भी, जैसे कि कॉमर्स, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे सब्जेक्ट्स का। बिल्कुल कैप्सूल कोर्स लाइव है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है बच्चों का, जो एंड मोमेंट पे खासकर अपनी पॉलिश करना चाहते हैं अपनी स्टडीज को, या अपनी प्रिपरेशन को रिफाइन करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही वैलिड चीज है। और साथ ही आपको दिवाली ऑफर D20 तो मिल ही रहा है ना। तो बिल्कुल आप इस डिस्काउंट को लगा सकते हैं और जो है डिस्काउंटेड ऑफर पा सकते हैं। इसी के साथ जो है आपको बिल्कुल जेआरएफ अड्डा वेबसाइट पर लॉग इन करें, मतलब आप जब जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर सारी की सारी फैसिलिटीज मिलेगी। सभी क्लासेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी कंसोलिडेट वे में। आपको जो है इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा क्लासेस ढूंढने के लिए। ठीक है, अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टूडेंट है तो बिल्कुल आपको एक ही जगह पर वो सारी क्लासेस उपलब्ध हो जाएंगी। इसी के साथ टेस्ट सीरीज कैसे इनरोल करनी है, तो बिल्कुल आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर, जो सॉरी वेबसाइट है, उस पर जाएंगे, वहां पर कोर्स पर क्लिक करेंगे। कोर्स के बाद आपको स्टेप 2 टेस्ट सीरीज का जो है टैब खुल जाएगा। उसके बाद आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं यहाँ से, जो भी आपका सब्जेक्ट है, और बाय नाउ पे क्लिक करके टेस्ट सीरीज या कोर्स जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। सिमिलरली पेपर 1 की भी कैप्सूल कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी, और बहुत जोर शोर से इसकी तैयारी चल रही है। जितने भी बच्चे एंड मोमेंट पे पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं लास्ट के 1 महीने में, उनके लिए एक बेस्ट वर्जन है ये प्रिपरेशन का। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ले सकते हैं ये कोर्स, डिस्काउंट भी चल रहा है। इसी के साथ जेआरएफ अड्डा आपको तैयारी देता है यूजीसी नेट जेआरएफ की इन सभी सब्जेक्ट की, जिसमें से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको मैं पढ़ाती हूँ, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी आपको अवेलेबल है बिल्कुल, जिसमें से विजन जेआरएफ पर आपको पॉलिटिकल साइंस अवेलेबल है, विजन जेआरएफ चैनल पर। और साथ ही आपको ज्योग्राफी भी विजन जेआरएफ यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, तो आप जाकर डेमो ले सकते हैं क्लासेस का। सभी टीचर्स हैं जो वो बिल्कुल पढ़ा रहे हैं जोर शोर से। टेलीग्राम ग्रुप भी है जेआरएफ अड्डा, आप यहाँ पर जो है आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है, आप इसमें जुड़ सकते हैं। जितनी भी आपके नोटिफिकेशंस होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट जेआरएफ, पीएचडी, इनफैक्ट आपके जो पीजीटी वाले जो एग्जाम्स होते हैं, सभी के नोटिफिकेशंस आपको इस चैनल पे मिलते हैं। जो लोग स्पेशली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हैं वो लोग भी इस चैनल पे जुड़ सकते हैं। इस वाले क्लास की मैं पीडीएफ आपको जेआरएफ अड्डा टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगी, वहां से आप
इस पेज को खोल के, यानी कि जब आप पीडीएफ खोलेंगे, पीडीएफ में आप जब इस वाले पेज पर जाकर इस लिंक पे क्लिक करेंगे ना, तो आप डायरेक्ट मेरे साथ जो है टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाएंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ग्रुप होलिस्टिकली मैं हैंडल करती हूँ, ठीक है, यानी कि आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की टीचर। तो बिल्कुल आप इसके साथ उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमिटीज से ना क्वेश्चंस बन जाते हैं, स्पेशली पीएचडी जैसे एग्जामिनेशन में। अगर 2 नंबर के क्वेश्चंस भी निकल जाते हैं ना यहाँ से, इन जैसे यूनिट से या फिर इन जैसे टॉपिक से, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कुछ कमिटीज करनी, कुछ समितियां करनी, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको एक होलिस्टिकली वर्जन दे देती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो देखिए पार्लियामेंट्री कमेटी क्या करती है, पार्लियामेंट्री कमिटीज जो है वो कंट्रोल करती है, एक तरीके से कंट्रोल सिस्टम है लेजिस्लेचर का, किसके ऊपर, एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर, कि भाई कोई घपलेबाजी या कोई धांधलेबाजी तो नहीं हो रही है बजट के अंदर, ठीक है। तो एक तरीके से यही पार्लियामेंट्री कमिटीज का काम जो होता है वो यही होता है, कि वो एक तरीके से वॉचडॉग होती हैं और चेक रखती हैं, ठीक है। तो आज इन्हीं को पढ़ते हैं। सबसे पहली पार्लियामेंट्री कमेटी पढ़ते हैं, पीएसी, पैक बोलते हैं इसको, यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये पहली बार स्टैब्लिश हुई थी इंडिया में 1921 में, किस एक्ट के द्वारा, बाय एक्ट ऑफ 1919 के द्वारा। ये कुछ पॉइंट है जो याद रखेंगे, मैं मार्क करती हुई चलूंगी। जो लोग रनिंग नोट्स बना रहे हैं वो लोग बिल्कुल इन पॉइंट्स को अपने नोट्स में लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। इसी के साथ मेंबर कितने हैं पीएसी के, यानी कि पैक के, तो 22 मेंबर्स होते हैं पैक के, जिसमें 15 होते हैं लोकसभा से और आपके 7 होते हैं राज्यसभा से, ठीक है। इसी के साथ इनके जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट करे जाते हैं, हर साल इलेक्ट होते हैं इनके मेंबर। किस तरीके से इलेक्ट होते हैं, बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एक है, उसके द्वारा आप जो है बिल्कुल इलेक्ट कर सकते हैं इनके मेंबर। हिंदी में सभी चीज यहाँ पर लिखी हुई है, फिलहाल समझिए, क्लास के बाद एक बार हिंदी में पढ़ लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो क्वेरीज में लिख देना, आपके डाउट जो है मैं आफ्टर द क्लास बिल्कुल रिव्यू कर लूंगी, और आपके जो है कमेंट्स जो है आफ्टर द क्लास लिखना कमेंट सेक्शन में, वो भी रिव्यू कर लूंगी, ठीक है। तो देखिए टर्म की बात करते हैं। टर्म जो है बिल्कुल आपका 1 साल का रहता है। इन समितियों का, इन कमिटीज का टर्म जो रहता है, टेन्योर जो रहता है वो 1 साल रहता है। पीवाईक्यू में पूछा गया है ये, कि पैक का टर्म कितने साल का है, पैक का टेन्योर कितने साल का है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसी के साथ कोई भी मिनिस्टर इन कमिटीज या इन समिटीज का मेंबर नहीं हो सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है। इसी के साथ चेयरमैन जो होंगे इस समिति के, वो बिल्कुल अपॉइंट किए जाएंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा, ठीक है। और साथ ही जो चेयरमैन होंगे वो जनरली ऑपोजिशन से होंगे, इस बात को जरूर याद रखेंगे, ऑपोजिशन से होते हैं चेयरमैन इनके। इस कमेटी या समिति का काम क्या है, ये जो कॉम्प्यूटरल ऑडिटर जनरल यानी कि कैग जो भी रिपोर्ट पार्लियामेंट के आगे डालते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू, वो रिपोर्ट्स जो है उन रिपोर्ट को बिल्कुल आपकी पैक जो है चेक करती है, एक तरीके से देखती है कि सभी रिपोर्ट सही है, रिव्यू करती है एक तरीके से। तो काफी क्लोज रिलेशन है पैक के और कैग के आपसी में, ठीक है। कैग जो है और पैक जो है असिस्ट करते हैं एक दूसरे को। और इसी के साथ कैग जो है 3 रिपोर्ट्स जमा करते हैं पार्लियामेंट यानी कि प्रेसिडेंट को, जो कि पार्लियामेंट में जाती है। वो 3 रिपोर्ट्स कौन सी होती है आपकी, ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट, और ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। सिर्फ पब्लिक अंडरटेकिंग्स वाली रिपोर्ट ये एक समिति जो है नहीं देखती है, बाकी जो है बाकी रिपोर्ट्स ये देखती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं एस्टीमेट कमेटी। तो देखिए एस्टीमेट कमेटी की स्थापना जो है इंडिया में अगर देखी जाए, तो स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी जो थी सेटअप हुई थी 1921 में। उसके बाद पहली एस्टीमेट कमेटी सेटअप हुई थी 1950 में, जिसके जो रिकमेंडेशन आई थी वो जॉन मिथाई की तरफ से आई थी, जो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। इसी के साथ इनकी जो अभी के फिलहाल में जो इनके मेंबर्स हैं वो कितने हो सकते हैं, तो बिल्कुल 30 मेंबर हो सकते हैं। सभी के सभी लोकसभा से होंगे, ये बात याद रखना, सिर्फ लोकसभा से चुने जाने चाहिए। याद रखना पैक में कहाँ से थे, राज्यसभा से थे और लोकसभा से थे। राज्यसभा से आपके 7 थे और लोकसभा से आपके 15 थे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ 30 मेंबर होने चाहिए, सभी के सभी आपके लोकसभा से होते हैं, ठीक है। अगेन राज्यसभा का कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होता यहाँ पर, सभी के मेंबर्स जो हैं इलेक्ट करे जाएंगे लोकसभा के अंदर। और साथ ही एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसका भी टर्म जो है 1 साल रहता है। कोई भी मिनिस्टर जो है इस कमेटी या समिति का पार्ट नहीं हो सकता। और साथ ही में चेयरमैन जो है बिल्कुल आपके अपॉइंट किए जाएंगे स्पीकर के द्वारा, और चेयरमैन जो होंगे आपके रूलिंग पार्टी से होंगे, इस बात का जरूर ध्यान रखना इस वाले समिति के अंदर।
इस कमेटी का कार्य क्या है? तो बिल्कुल कमेटी ये क्या करती है, एग्जामिन करती है एस्टिमेट्स को जो कि बजट के रिगार्डिंग होते हैं, ठीक है? उसको जो है एग्जामिन करती है, सजेस्ट करती है, अगर कोई भी चीज जो है बजट या पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होती है तो उस चीज को सजेस्ट भी करती है। तो बिल्कुल सजेस्टिंग का एक प्रिंसिपल है जो एस्टिमेट कमेटी में आता है, इसको जरूर याद रखना। इसी के साथ इसको कॉन्टिन्यूअस इकोनॉमी कमेटी भी कहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी एस्टिमेट कमेटी की, ठीक है। इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट कमेटी की, जो आपकी है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो ये कमेटी की स्थापना ये क्रिएट करी गई थी 1964 में, कृष्णा मेनन कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था, ठीक है। बिल्कुल, ओरिजिनली जो थे इनके 15 मेंबर्स थे, ठीक है। जिसमें से 10 आपके लोकसभा से थे और 5 आपके राज्यसभा से। लेकिन ये जो चीज है, राज्यसभा से थे जो 5, उसके बाद जो 1974 में इनकी मेंबरशिप दोबारा से बढ़ा दी गई, जैसा आपकी पैक की थी। तो टोटल 22 मेंबर्स यहाँ भी थे, 7 आपके राज्यसभा से थे और 15 आपके लोकसभा से थे, ठीक है। यहाँ पर भी सेम ही अब आ गया। इसके बाद इसके जो मेंबर्स होंगे बिल्कुल आपके हर साल चुने जाएंगे, वही सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा चुने जाएंगे। यहाँ पे भी टर्म जो है 1 साल ही रहेगा और मिनिस्टर्स यहाँ पर भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते एज अ मेंबर, ठीक है। चेयरमैन है जो इस कमेटी के बिल्कुल अपॉइंट किए जाएंगे स्पीकर के द्वारा, ठीक है। और साथ ही जो भी चेयरमैन होंगे वो बिल्कुल लोकसभा से ही होंगे, इस बात की बिल्कुल याद रखना आप, ठीक है। हाँ, ठीक है, क्योंकि चेयरमैन जो होंगे वो लोकसभा से होंगे, कोई भी चेयरमैन जो है राज्यसभा से अपॉइंट नहीं किया जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके ध्यान में रखने के लिए। अगली कमेटी की बात करते हैं। देखिए यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं आया लेकिन जानकारी होनी चाहिए। कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ये जो कमेटी थी बिल्कुल 1953 में बन के तैयार हो गई थी और 15 मेंबर्स होते हैं इसके अंदर चेयरमैन को मिलाकर, ठीक है। यानी कि 14+1 का इसका कॉम्पोजिशन रहता है। टर्म जो रहता है इसका भी 1 साल रहता है, लेकिन याद रखना यहाँ थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे मिनिस्ट्री जो है जो मिनिस्ट्री है ये नॉमिनेट होते हैं, इलेक्ट नहीं होते। यानी कि चेयरमैन मेंबर सब लोग जो है यहाँ पर नॉमिनेट होंगे, इलेक्ट नहीं होंगे। यहाँ ये थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा सा खेला हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो नॉमिनेट होंगे सारे मेंबर्स और साथ ही चेयरमैन जो है वो बिल्कुल ऑपोजिशन से चुने जाएंगे। इस कमेटी का काम क्या है? ये कमेटी बेसिकली रूल्स देखती है, रेगुलेशंस देखती है कि जो भी बजटरी है या फिर जो भी अप्रोप्रिएशन है, जो भी कार्य इसको सौंपा गया है वो सभी रूल्स और रेगुलेशंस के तहत हो रहा है कि नहीं हो रहा। इस कमेटी का नाम इसलिए यही है, तभी इसको सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये रिपोर्ट देखती है जो कि लोकसभा ये रिपोर्ट देखती है लोकसभा ने जिसको दी हुई है। जो बेसिकली पावर्स इसकी है वो यही है कि रूल्स चेक करती है, बाय लॉज चेक करती है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी इसको काम सौंपा है इस कमेटी को उसके आधार पर चीजें हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए बेसिकली लोकसभा के ऑर्डर को फॉलो करती है ये, ठीक है। लोकसभा के ऑर्डर को फॉलो करती है टेक्निकली, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एक और कमेटी की, कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस। आज की ये वाली कमेटी भी इससे भी आज तक क्वेश्चन नहीं बना है, बट ये भी आपकी 1953 में आई थी, ठीक है। और ऑल्सो इस कमेटी के भी 15 मेंबर्स हैं, ठीक है। चेयरमैन इसके जो होते हैं वो नॉमिनेट करे जाते हैं स्पीकर्स के द्वारा, यहाँ पे भी नॉमिनेशन वाला चीज चलता है। और मिनिस्टर यहाँ पर भी नॉमिनेट नहीं हो सकता, 1 साल के लिए इनका भी टेन्योर होता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये कमेटी एग्जामिन करती है जो भी दावे या जो भी प्रोमिसेस जो है सरकार ने की हैं लोकसभा के अंदर। जैसे मान लो कोई, अब देखो मैनिफेस्टो निकलता है कि इलेक्शन के टाइम पे जनता को बड़ा बोल देता है आपको बिजली देंगे मुफ्त, पानी देंगे मुफ्त, ये सब होता है। लेकिन कुछ वादे ऐसे होते हैं जो लोकसभा में किए जाते हैं और जो एक्चुअली में सिग्नेटरी होते हैं, ठीक है। तो वो वादे पूरे हुए हैं कि नहीं हुए, बिल्कुल उन पर ये कमेटी नजर बनाती है। कि मान लो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग के दौरान या लोकसभा की प्रोसीडिंग के दौरान किसी मिनिस्टर या किसी मेंबर ने कुछ बात बोली है, तो देखो यहाँ पर पब्लिक को भगा दो, लेकिन वहां पर आप जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको नहीं भगा पाओगे। तो ये एक चीज होती है। इस पर बिल्कुल जो है आपकी गवर्नमेंट अश्योरेंस कमेटी है वो बिल्कुल ध्यान रखती है इन सब चीजों का, ठीक है। और इसका यही चीज होता है चेक करने का कि पर्पस जो है वो फुलफिल हो पाया है कि नहीं हो पाया। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। आज की वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कमेटी एक और है,
ठीक है, जो हमने पढ़ी है वो तो है ही, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, इसकी स्टैब्लिशमेंट भी पूछी जाती है, 1993 में हुई थी। ये बेसिकली क्रिएट करी गई थी कि पार्लियामेंट के अंदर फाइनेंशियल कंट्रोल जो है उस पे नज़र बनाए जाए। ठीक है, तो पहले जो थी 17 थी स्टैंडिंग कमेटी, लेकिन बाद में जो है अब ये 11 बचती हैं, 11 हो गई हैं ये। ठीक है, इसके मेंबर्स जो है बिल्कुल लोकसभा में नॉमिनेट होते हैं। ठीक है, और साथ ही जो राज्यसभा जबकि राज्यसभा में भी इसके मेंबर्स नॉमिनेट होंगे। चेयरमैन जो होंगे वो इन्हीं के मेंबर्स में से बनेगा। दोबारा से बात याद रखना, मिनिस्टर्स यहाँ पर नॉमिनेट नहीं होता है। ठीक है, इसका भी टेन्योर 1 साल तक रहता है। उसके बाद ये दोबारा कॉन्स्टिट्यूट होती है, जिसके अंदर जो है आपके बाकी मेंबर्स मतलब नए मेंबर्स आ जाते हैं, सिंपल सी बात है। चेयरमैन इसके ऑब्वियसली 11 कमिटीज जो होती हैं ये अपॉइंट करी जाती हैं स्पीकर के द्वारा। ठीक है, और साथ ही मेजर चीज जो याद रखेंगे इसमें, एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इसका काम कब शुरू होता है। तो इसके फंक्शंस की बात करेंगे सबसे ऊपर तो, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी का काम क्या है, ये चेक करती है डिमांड फॉर ग्रांट्स। अभी हमारा रिसेंटली सेशन हुआ है जो कि फाइनेंशियल सेशन चल रहा है, हमारा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का सेशन चल रहा है, और बिल्कुल अभी हमने इनैक्टमेंट कर लिया है और हम एग्जीक्यूशन करेंगे। तो उसमें आपको बिल्कुल नॉलेज मिल जाएगी कि डिमांड्स फॉर ग्रांट्स क्या होता है। ठीक है, तो वो सेशन शायद हमारा हो भी चुका है इनैक्टमेंट वाला। डिमांड फॉर ग्रांट्स जो होती है बिल्कुल उन पर इनकी नजर रहती है कि जो भी डिमांड्स करी गई हैं मिनिस्ट्रीज के द्वारा, डिपार्टमेंट के द्वारा, वो सही करी गई है कि नहीं करी। जितने भी कट मोशंस हुए हैं वो सही हुए हैं कि नहीं हुए, जो भी मोशन हुए हैं। तो बेसिकली ये सारी जो कमिटीज हैं ये क्या करती है, ये डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए कंसर्न रखती है। ये कभी भी सजेस्ट नहीं करती है नेचर ऑफ कट मोशंस। ठीक है, साथ ही ये एग्जामिन करती है जो भी बिल, जो भी एक्सपेंडिचर, जो भी खर्चा जिस भी मिनिस्ट्री ने बताया है, वो देखते हैं कि ये खर्चा जो है सही हुआ है, सही करा है। मतलब कहते हैं कि फंड मिलता है तो ये फंड पर्याप्त मिला है, और ये फंड जो है सही काम के लिए मिला है, कहीं ये तो नहीं कि धांधलेबाजी के लिए ले लिया हो इस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ने, है ना। इसी के साथ ये एनुअल रिपोर्ट भी चेक करती है जो मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट से बन के आती हैं, किसके ऊपर, बजट की जो फाइनल रिपोर्ट होती है उसको भी चेक करती हैं। और साथ ही ये बेसिकली क्या देखती है, इनके ऊपर कुछ लिमिटेशंस भी होती है। मेजरली ये चीज़ है, इनके ऊपर लिमिटेशन ये होती है कि ये जो है डे टू डे मैटर को नहीं देखती है, यानी कि रोजमर्रा में होने वाले मैटर्स को नहीं देखती है। जो आफ्टर द बजट या बजट के दौरान जो मैटर्स चल रहे होते हैं उन पे इनकी नजर रहती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि इनकी रिकमेंडेशन जो है बाइंडिंग नहीं है। एडवाइजरी होती है इनकी रिकमेंडेशन, बाइंडिंग कभी भी नहीं होती है। और एक और ड्रॉबैक है इस कमेटी का कि ये तब एक्शन में आती है जब बजट बन के तैयार हो चुका है, डिमांड ऑफ ग्रांट्स जो है एक्सेप्ट हो चुकी होती है, उसके बाद ये चेक करने आती है। तो बेसिकली तब चेक किया तो क्या किया, है ना। वही वाली बात है कि किसी के मरने के बाद इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अब तो बच भी नहीं पाएगा, है ना। तो कुछ कुछ वैसा सा हिसाब होता है यहाँ पर। बिल्कुल, ये था हमारा आज का सेशन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग सेशन। आप D20 कोड अप्लाई कर सकते हैं दिवाली के लिए, और बिल्कुल हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और ये कोड भी आपका 14 तारीख तक है, तो आप अवेल कर सकते हैं इस कोड को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।